अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आखिरी कॉल की नाकामी के बाद अब बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई एक तरह से निज़ाम को खबरदार कर रहे हैं। वो दो मुतालिबात सामने रख रहे हैं जिनमें अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम शामिल है। और वो दो निकाती एजेंडे पर अमल करने के लिए अपनी मुज़ाकराती कमेटी भी तरतीब दे चुके हैं, जो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी। और ये कमेटी स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करेगी। आज हलीमा खान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी का आगाज जुमे तक मुतालिबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला मुल्क ना भेजने की कॉल चली जाएगी। करके बैठ जाएंगे जितना आपने जुल्म किया है। अब उन्होंने दो डिमांड्स आगे रखे हैं। जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीधे मुंह जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, इसकी रिपोर्ट शाया करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के वजह से में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। अगर आपने ये दो मुतालबात ना पूरे किए जुमे तक, तो हम जुमे को यौम सोग भी है, जितने शोहदा हैं उनके लिए पेशावर में यौम सोग का इंतजाम होगा और उधर ये अनाउंस होगा उसी दिन। अगर आपने मुतालबात नहीं पूरे किए तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी, फिर उनकी रेमिटेंसेस बंद करते हैं। अब बानी पीटीआई के रवैये से तो यही तासुर झलकता है कि वो रियासत को ललकार रहे हैं कि अगर उनके मुतालिबात ना माने गए तो फिर वो अवाम को सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की तरगीब देंगे। यानी बानी पीटीआई मुल्क को मफलूज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र महदूद कराई जाए और बायकॉट मुहिम चलाई जाए। अब सवाल यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़र मुबादला ना भेजने जाने वाला हरबा क्या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए काबिल कबूल या काबिल अमल होगा? ज़ाहिर है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ज़र मुबादला भेजती है। इस साल अक्टूबर में तरसीलात ज़र $3 अरब से तजावुज़ कर गई हैं और तरसीलात ज़र का एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से तारिकीन वतन भेजते हैं, जिनमें एक बड़ा तबका मजदूरों का भी है जो अपनी फैमिली को हर महीने रकम भेजता है। अब सवाल यह है कि क्या एक मजदूर बानी पीटीआई की कॉल पर अपनी फैमिली को पैसे भेजना बंद कर देगा? क्योंकि ऐसा करने से तो उसके ख़ानदान का निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो जाएगा। क्या बानी पीटीआई ये चाहते हैं कि $3 अरब का ज़र मुबादला पाकिस्तान ना आए और मुल्क मुश्किल में आ जाए? इसका तो यही मतलब है कि बानी पीटीआई ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने तो इससे पहले 2014 के धरने में भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया और आवाम को बिजली के बिल ना अदा करने की तरकीब दी। दिलचस्प बात यह है कि बानी पीटीआई ने अपने घर के बिजली का बिल भी अदा नहीं किया था, जिसके बाद उनके बिजली का मीटर उतार लिया गया और फिर उन्होंने डबल अदायगी पर नया मीटर लगवाने का कहा। मकसद ये है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने से मुल्क से ज़्यादा उस तहरीक को चलाने वालों को ही जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने पर बगावत के मुकदमात भी बनाए जाते हैं। ऐसे में बानी पीटीआई की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वो मुसलसल टकराव की सियासत कर रहे हैं। कभी वो फौजी मसनूआत के बायकॉट की बात करते हैं, यानी उन्होंने रियासत से उलझने की ठान ली है। बानी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक नाकामी के बाद अगली कोशिश को और भी ज़्यादा शिद्दत से करते नजर आते हैं, लेकिन उल्टा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता है। मुमकिन है कि उनके मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से भी कोई पेशरफ सामने आ जाए, क्योंकि अब हुकूमत एक बार फिर अहम कानून साजियाँ करने जा रही है और इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तलब करने का फैसला कर लिया गया है। मुमकिन है इन कानून साजियों के जरिए बानी पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए ताकि उन्हें मजामत से रोका जा सके। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि बानी पीटीआई रियासत को मजीद चोट लगाना चाहते हैं। इससे पहले 26 नवंबर को भी रियासत को मफलूज करने की कोशिश की गई। तासुर तो यही उभर रहा है कि बानी पीटीआई इस वक्त सिर्फ रियासत से महाजराई करने पर फोकस किए हुए हैं और यही वजह है कि पार्टी के अंदर भी उनके इस बयानिए को लेकर आरा तकसीम है। पीटीआई में तकसीम दिन ब दिन बढ़। शेर अफजल मरवत तो एक तरह से बानी पीटीआई पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये फैसला बानी पीटीआई पर ना छोड़ा जाए कि फवाद चौधरी और दीगर पार्टी छोड़ने वालों को तहरीक इंसाफ में शामिल करना है या नहीं करना है। अभी भी वजाहतें दे रही हैं, क्लैरिफिकेशंस रख रही हैं, कारकुनान को बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो डी चौक छोड़ के नहीं भागी थी, 12:30 बजे तक डी चौक में मौजूद थी। हालांकि जो विजुअल सामने आए उसमें देखा गया कि तकरीबन 11 बजे तो वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रही थी, यानी गाड़ी बदल रही थी। इस स्टेटमेंट के बाद तासुर तो यही है कि बुशरा बीबी का किरदार अब मज़ीद मशकूक हो गया है। अब पार्टी क़यादत की नाकामी पर बानी पीटीआई मायूस नज़र आते हैं। ज़राए के मुताबिक मौजूदा क़यादत से मायूस बानी पीटीआई को अब पुरानी टीम की याद सताने लगी।
पार्टी जराये के मुताबिक मुसर्रत जमशेद चीमा फवाद चौधरी को पार्टी में अहम ओहदा मिलने जा रहा है। जरताज गुल और अली मोहम्मद खान को भी पार्टी में मरकजी ओहदे दिए जाने की राह हमवार हो गई है। बानी पीटीआई मौजूदा क़यादत के डी चौक एहतजाज बयानी से भी नाखुश है। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने यह शिकवा किया है कि मौजूदा क़यादत ना एहतजाजी तहरीक ठीक से चला सकी और ना बयानियाँ बना सकी। अलीमा खान की रिपोर्ट के बाद बानी पीटीआई ने पार्टी में बड़ी सर्जरी का फैसला किया, जबकि बैरिस्टर गौहर भी शदीद तनकीद की वजह से अपने ओहदे से नाखुश हैं। अब पीटीआई क्या करने जा दिसंबर की डेडलाइन किस कदर खतरनाक हो सकती है, इस वक्त मोहसिन बेग साहब सीनियर तजिया कार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो तहरीक है उसका इंदिया बानी पीटीआई दे रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में बिजली के बिल जलाए थे, सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का इंदिया दिया था। फिर हाल ही में जेल भरो तहरीक की बात भी हुई। अब ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहना कि आप रेमिटेंसेस भेजना छोड़ दें, तरसीलात ज़र भेजना छोड़ दें, ये फ्रस्ट्रेशन है या फिर कोई नया पैंतरा है, कोई आखिरी तुरप का पत्ता या ट्रम्प कार्ड है बानी पीटीआई की तरफ से? बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर आप इनका पैटर्न देख लें तो ये शुरू दिन से ही जब ये हुकूमत में आए और उससे पहले भी ये इस मुल्क को किसी सूरत स्टेबल या एक प्रॉपर किसी तरक्की की राह पे देखना नहीं चाहते, और ये सारी एफर्ट्स इनकी यही है कि किसी तरीके से ये कंट्री जो है वो डिस्टेबलाइज ही रहे। इकानमी इनके दौर में तबाह हुई और फिर आज तक उसको सब लोगों ने, बेचारों ने बहुत कोशिश की, वो ट्रैक पे नहीं आ सकी। अब कुछ थोड़ी बहुत आई है और उसके बाद इनकी फ्रस्ट्रेशन देखें, हर 2 महीने बाद कैपिटल पे एक धावा बोलना, और यहाँ भी वो जो सियासत थी वो उसमें इतने शरपसंद थे, क्राउड से फायरिंग हुई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग मारे गए और एक पूरा 3-4 दिन कंट्री को हॉस्टेज बना के रखा। अब फ्रस्ट्रेशन ये है कि जी आप कमेटी भी बना दें, और कमेटी बना दी, डायलॉग अगर ना हो, देखें शरपसंदों से डायलॉग होते नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सोच रखने वालों से बातचीत जरूर होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट में इस जमात के बहुत से लोग हैं, लेकिन उन बेचारों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो अगर कोई बात कर नहीं सकते, कोई डिस्कशन और कोई वादा वहीद और कोई आगे चलने की बात नहीं कर सकते अनटिल कि वो जेल में जाके इससे पूछे, और जब भी पूछेंगे ये उल्टी बात ही उनको समझाएगा। तो अब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि आप जो तरसीलात हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वो बिना भेजें, सिविल नाफरमानी शुरू करें। और देखिए तरसीलात जो हैं वो लोग अपने रिलेटिव्स को या अपने खानदान वालों को भेजते हैं। ये पहले भी ये काम कर चुका है सिविल नाफरमानी का। इससे मुल्क के लिए बहुत से खतरात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन भी है और इसका ओवरऑल एजेंडा भी यही है, और इसके जो हैंडलर्स हैं इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है उनका भी एजेंडा यही है। देखिए मोहसिन बेग साहब, 2 नुकाती एजेंडा बानी पीटीआई ने रखा है ना साथ में। वो कहते हैं एक तो अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करें, दूसरा ये कि ना सिर्फ ये कि 26 नवंबर की तहकीकात करें बल्कि 9 मई की जो तहकीकात हैं वो कुछ जुडिशल कमीशन बना के वो भी की जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर बसूरत दीगर ये सिविल डिसोबीडियंस होगी। तो आपको लगता है ये मुतालबात जायज़ है? बिल्कुल जायज नहीं है। बात यह है कि किसी को शक है कि 9 मई आपने और मैंने किया है, इन्हीं लोगों ने किया है, इन्हीं की जमात ने किया है। ये डिसऑन कर ले, ये मुंह पे झूठ बोलने वाला शख्स है, लेकिन हकीकत सारे पाकिस्तान को पता है। और दूसरी बात रहेगी, ये जो अभी रिसेंटली अरेस्ट हुए हैं, जो कुछ इन्होंने किया, ये जो रेंजर्स के लोग मरे, पुलिस के लोग मरे, शहादतें हुई, ये क्या आपने मैंने की है? किसने की है? ये क्राउड से जो फायरिंग हो रही थी, ये जो बुलेट्स लगी इन सबको, पुलिस वालों को, और जिस तरीके का इन्होंने बिहेव किया है, उनको मतलब स्कॉट फ्री छोड़ दें? नहीं, लॉ विल प्रिवेल, और रियासत रिएक्ट जब करती है वो इसी तरह करती है। अब इन्होंने देखा नहीं है कि रियासत किस तरीके से रिएक्ट करेगी। मैं ये समझता हूँ कि इनकी दोनों डिमांड्स जो हैं वो नाजायज हैं। डिस्कशन अगर पॉलिटिक्स पे होगी तो जरूर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये स्टेक होल्डर्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, इसमें स्टेक होल्डर्स से मुतालबा करता हूँ, यानी सिर्फ हुकूमत से मुतालबा नहीं कर रहे बल्कि लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। अब हुकूमत बड़ी होती है, वज़ीर आज़म बड़ा होता है, आपको नहीं लगता कि खुला दिल करके तहकीकात करा लेनी चाहिए, या कोई अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है तो उसको उसके लिए ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट होनी चाहिए? देखिए पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए मैं ये समझता हूँ
कि उनके लिए स्पेस होनी चाहिए। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग मरे हैं या 9 मई को जो वाकया किया है, वो दहशतगर्दी है, वो पॉलिटिकल एक्ट नहीं था। अगर कोई पॉलिटिकल पीसफुल रैलीज लेके आता है तो कोई इश्यू नहीं है, वो आना चाहिए, वो एक हेल्थी एक्टिविटीज है किसी भी जमहूरियत के लिए। लेकिन अगर आप उसमें ऐसे दहशतगर्द लेके आए जिनको आपने पेमेंट की हो और आप पूरी कंट्री को आगे लगा लें, तो मैं समझता हूं उस पर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझसे एक साहब, आपको नहीं लगता कि 9 मई के ऊपर भी हुकूमत की अपनी जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो काम ठीक नहीं करी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है या काउंटर नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कैंपेनिंग का, वो बेशक लाशों का नैरेटिव हो, उनकी तरफ से गोली किसने चलाई का नैरेटिव हो, उसको काउंटर करने में हुकूमत उस तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं कर रही जैसे होना चाहिए था। देखिए, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस वक्त सिस्टम में जिनके पास हुकूमत भी है और बहुत से आईनी ओहदे एक दूसरी जमात के पास हैं, वो काउंटर नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर 9 मई के लोगों को सजा हुई होती, स्पीडी ट्रायल्स होते और जो बेगुनाह थे वो छूट जाते, वो बेचारे इतने अरसा जेलों में ना रहते, और अगर जिन्होंने कसूर किया हुआ था उनको सजा होती, वो आज रूपोश रह के इलेक्शन लड़के असेंबलियों में ना पहुंचते और कौम को ये पता चलता कि जिन्होंने 9 मई किया है उनको वाकई सजा हुई है। इतना डिले जब आप कर देते हैं तो उसमें नेचुरली इन लोगों ने एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, जिसमें वो खासी हद तक कामयाब रहे। तो क्या मुक्तदरा या जिसको हम उर्फ़े आम में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो हुकूमत के इस रवैये से नाखुश है? नहीं, देखिए, हुकूमत अपनी जगह सही, लेकिन इसमें केयर टेकर भी आई और इसमें उसके बाद ये लोग आ गए, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी वीकनेस है। बाकी जहां पे वो इतनी तेजी दिखाते हैं, इस काम में भी उनको तेजी दिखानी चाहिए थी। वो गवर्नमेंट को परसू कर रहे थे, बाकी हर काम में करते हैं, इसमें क्यों नहीं कर सके? तो फिर अब क्या होगा? मतलब अब जिस पीक पे क्लाइमेक्स की तरफ मामला जा रहा है, क्या एस्टैब्लिशमेंट तेजी दिखाएगी या जैसे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जिस चीज़ का अज़्म का इजहार किया गया है कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ सेल कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो उनके लिए कानून साजी सख्त होनी चाहिए, उनको गिरफ्त में आना चाहिए, वो भी हुकूमत से कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ तेज़ी आएगी या फिर कहीं को फ्लेक्सिबिलिटी होगी और हाथ मिलाने की या फिर डायलॉग की या नेगोशिएशंस की बात होगी? देखिए, डायलॉग तो मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे अवलीन चीज होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे तो टेबल पे ही बात होती है, लेकिन टेबल पे बात पॉलिटिकल जहन के लोगों से होती है जो दहशतगर्दी पे बिलीव करते हो, जिनका मोटिव ये हो कि इस रियासत को हर सूरत एक फेल स्टेट करार दिलवाना है। उनसे तो बात नहीं होनी चाहिए। लॉ मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर हुकूमत भी और एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी सी सुस्ती दिखाएं उन लोगों के लिए जो दहशतगर्दी में और इस पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करें, पॉलिटिकल लोगों से तो हर वक्त बात होनी चाहिए। मैं उस चीज पे बहुत बिलीव करता हूं। तो 12 दिसंबर के बाद क्या होने जा रहा है सर, क्या देख रहा है? कुछ नहीं होगा जी, इसकी काल पे कौन ध्यान देता है? ये फ्रस्ट्रेशन में काले दे रहा है। इसका जो भी आपने ट्रायल करना है, वो मैं समझता हूं एक ऐसा शख्स है, इससे तो अगर इसमें क्राइम किए हुए हैं तो उसमें तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जो हमारी अदालतें हैं वो बेलों पे बेलें इसको दे रही हैं, और लॉ एक शख्स के लिए कानून बदल दिया गया, जेल के लॉज बदल दिए गए। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी जुडिशरी है उनको भी जरा सोचना चाहिए कि एक आम आदमी को क्या आप इतना रिलीफ देते हैं जो इस शख्स को दिया हुआ है आपने? पूरा पाकिस्तान को इस तरह इंसाफ मिलता है? यहाँ तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। तो एक शख्स के लिए आपने पूरे आईन कानून हर चीज बदल के रख दी, जिसको वो कहता था कि अमीर के लिए, एलीट के लिए लॉ और है और गरीब के लिए और है, वो सच है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हुकूमत को और जिन लोगों को मुखातिब है उनको सोचना चाहिए कि अगर इसका ये कसूरवार है तो उसको रायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मौसम एक साहब, आपके पास तो खबर होती है और मैं अगर आपसे जानूं कि व्हाट इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर कि एज फार एज देखिए ना, एक तो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही थी, क्या उसके बाद कोई आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल देख रहे हैं बानी पीटीआई को हो, या इसके अलावा आपके पास आपकी खबर क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए, ये उस साजिश में फैज हमीद के साथ $1,000,000% और इसकी बेगम शामिल थी। अब मुझे नहीं पता कि उसका ट्रायल तो कंप्लीट हो गया हुआ है, उसकी सेंटेंस कब ये अनाउंस करेंगे
आर्मी कोर्ट वाले, लेकिन उसमें भी देखें डिले नहीं होना चाहिए। डिले खराबी पैदा करता है। अगर कोई शख्स गिल्टी है तो उसको सजा दे दें, अगर वो उसमें बरी होता है तो उसको छोड़ दें। मेरा मौकफ 9 मई के लोगों पे भी यही है कि जो जेलों में पड़े हुए हैं और जो लीडरान थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे स्पॉट फ्री निकल गए, तो वो जो वर्कर्स बेचारा पॉलिटिकल वर्कर था उसको आपने जेल में बंद किया, वो जाती है। या तो उसका ट्रायल करके जो भी होना है वो हो जाए। इतना अरसा किसी को अंडर ट्रायल जेल में रखना वो जुल्म है। तो ऐसे ही अभी अगर फैज हमीद का कंक्लूड हो गया ट्रायल तो सजा दीजिए। उसमें अगर बानी आता है, उसकी मिसिज आती है तो वल्ला बिल्ला उसको लाए। ये डिले जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए डिले जस्टिस बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों के किरदार को मशकूक नज़र से देखा जाता है। अब बुशरा बीबी आई 26 नवंबर को, जिस तरह से वापस गई उस पर बहुत नुक्ताचीनी हुई। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया और वो कहती कि मैं भागी नहीं थी, मैं तो वहाँ पर मौजूद थी, लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे और मैं तो बहुत अफसुर्दा थी शहादतों पर, तो 12:30 बजे तक रात में खड़ी रही वहाँ। देखें ये जिसकी बीवी है मोहतरमा, वो भी मुंह पे झूठ बोलता है। ये खातून भी मुंह पे अपने आप को बड़ा वो मुर्शिद कहलाना। वैसे भी ऐसी खवातीन को भागने की बड़ी पुरानी आदत है। ये बच्चे छोड़ के भागी, खावन छोड़ के भागी। अब ये भी इल्जाम बेचारे वर्कर्स पे डाल दें आप, जो इतने वलवले से इनके साथ आए, अपनी जो है सारी चीजें दाव पे लगा के अपना कैरियर, यहाँ पे जख्मी हुए बेचारों ने भूख और जिस अफरा तफरी में वो गए हैं यहाँ से। ये तो खातून पहले ही चली गई हुई थी। अब ये इल्जाम वर्कर्स पे देना, तो वर्कर्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के पीछे लग के अपना मुस्तकबिल या अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करना, ये लोग 2 नंबर लोग हैं। ये सिर्फ अपना मफाद चाहते हैं। इनको क्या लगे वर्कर्स भागा नहीं भागा, खुद गाड़ी में बैठ के उसके साथ चली गई। वो तो सारा कुछ बाद में हुआ। कुछ दिनों से सियासी मंजरनामे पर हलचल नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो और फैसल वोडा इन दिनों बहुत मुतहर्रिक हैं। दोनों रहनुमा बानी पीटीआई के लिए मफाहमत की कोशिश भी करना चाहते हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के ख्वाहिशमंद भी दिखाई देते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी को दीगर ऑपोजिशन जमातों से राब्ते करने की हिदायत भी जारी कर दी है। अब देखना यह है कि दीगर ऑपोजिशन जमातें पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई महाज बना भी सकती हैं या नहीं। लेकिन JUIF की बात करें तो शायद वो तहरीक इंसाफ का साथ दे सकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इन दिनों बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लिए लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे बहुत सी ऐसी शिकें निकलवाई जो पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो अब मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत की जानिब से दस्तखत ना होने पर JUIF की हुकूमत और इनके इत्तेहादियों से तनाव की कैफियत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी तो हुकूमत को डेडलाइन दे चुके हैं। हुकूमत को दीनी मदारिस का बिल हर सूरत मंजूर करना होगा। 8 दिसंबर तक बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करें। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, यकीन दहानी हुई, मगर फिर भी सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए। इस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकज़ी रहनुमा सीनियर कानूनदान है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये सादा सा सवाल है, बिलावल साहब आए मौलाना से मुलाकात के लिए, उनको यकीन दहानी कराई कि वो सदर ममलिकत से बात करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सदर ममलिकत ने बिल मुस्तरद कर दिया, तो यकीन दहानी भी काम नहीं आई बिलावल साहब की। ये तो आपको बिलावल साहब से पूछना चाहिए या सदर साहब से पूछना चाहिए। बहरहाल बिलावल साहब कमिटमेंट करके गए थे, मगर उसके बाद फिर रिजेक्शन हो गई और रिजेक्शन के साथ साथ जो है फिर बाद में जो कमिटमेंट अब आ रही है वो ये कि जॉइंट सिटिंग में हम इसको अप्रूव करवा देंगे। ये मेरा ख्याल है आज ये बात तय हो चुकी है। तो आप मुतमईन है कि ज्वाइंट सिटिंग में अप्रूव हो जाए तो यू आर फाइन विद दिस? देखिए, हमें अप्रूवल से दिलचस्पी है। ये उसके लिए क्या तरीका कार है, एतराज लगना नहीं चाहिए था, फिर एतराज एक दफा लगा, एतराज एक दफा रिमूव हुआ, फिर उसके बाद 20 मील में एतराज नहीं लग सकते, 20 मील में लगे, फिर वापस आ गया, 10 दिन से बियॉन्ड था ये। फिर अब इसके बाद जो है ना वो जॉइंट सिटिंग का कह रहे हैं, एक आध दिन इनके पास है, कर ले, ठीक है, जॉइंट सिटिंग अनाउंस करें, उसमें इस मामले को निकाल लें, फिर वरना इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। हम तो समझ रहे हैं कि जो हमारे साथ दुरुस्त नहीं हुआ तो ये मुनासिब बात नहीं है, मगर अगर स्टिल जो है ना गवर्नमेंट क्या रही है, इसका एड्रेस हम कर देते हैं, इसको एड्रेस करते हैं इशू को, तो 1-2-4 दिन इंतजार किया जा सकता है इसमें।
लेकिन सर देखिए, ज्वाइंट सेटिंग तो प्लान बी है ना। पहले तो बहुत अच्छा होता है कि खुशउस्तूबी से सदर मुमलिकत ही दस्तखत कर देते। उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि जिससे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ है, उसमें प्रॉब्लम क्या कहाँ आ रही है सदर मुमलिकत को कि दस्तखत नहीं कर रहा है? ऐसा है कि कोई अदारा जो है या कोई अदारे कोई अगर कानून के दायरे में ना हो और वो कहें कि हमें कानून के दायरे में ले आइए और उसके ऊपर जो है ना रियासत को एतराज़ हो, सरकार को एतराज़ हो, तो इस बात पे सिवाय ताजुब के और कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ लोग अगर कानून के सामने, कुछ अदारे अगर कानून के सामने अपने आप को पेश करते हैं तो उस पर खुश होना चाहिए, ना कि नाराज होना चाहिए। ये अदारे सारे चल रहे हैं, जब अदारे बने हैं उस वक्त से चल रहे हैं, बगैर किसी कानून के चल रहे हैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कहते हैं उसको कानून के दायरे में हम आने के लिए तैयार है, आप कहते हैं ना नहीं आइए, कानून के बगैर चलिए। ये अजीब जो ना मंतक है, ये हमारी समझ से कम से कम बाहर है। एक सर, मदारिस रिफॉर्म्स की फी ज़बाना बात होती रही है, मदारिस रजिस्ट्रेशन की बात होती रही है, और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि आप तो चाहते हैं कि इसको रजिस्टर किया जाए, कानून के दायरे में लाया जाए। रियासत नहीं चाहती और सदर मुमलिकत बतौर रियासत की रिप्रेजेंटेटिव ये कर रहा है। इसी बात पे तो ताज्जुब है। देखिए, हमारे पास फंड्स आते हैं, हमें लोग चंदा देते हैं और वो चंदा उन मदारिस पे खर्च होता है, वरना उनके साथ कोई इमदाद ऐसी अटैच तो नहीं है, जागीरें तो अटैच नहीं है पुराने ज़मानों की तरह जो उससे उनके अखराजात पूरे होते। तो कोई आगे अगर चंदा देता है, कोई 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और अगर वो उसको मैं रसीद देता हूँ और उस रसीद के साथ वो मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, अपने आप को ऑडिटेबल बनाता हूँ, तो रियासत को क्या एतराज है इस बात पे। और उसके बाद उस 20 लाख में, 10 लाख में, 5 लाख में कोई 2, 4, 5 लाख रुपया खर्च करता हूँ, बाकी अगर पड़ा रहता है बैंक में, तो उसमें रियासत का भी फायदा है और उसमें जो है आप अगर कोई इधर उधर पैसे लग रहे हैं तो वो भी 1 मिनट में नॉलेज में आ जाएंगे। तो इसलिए ये करना जो कुछ रियासत कर रही है या जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है, ये ताज्जुब का बायस है हमारे लिए कि हम अपने आप को पेश कर रहे हैं कानून के दायरे में। साहब, आज हाफिज अब्दुल्ला साहब ने एक ट्वीट की और उसमें उनका ये मानना है कि सदर मुमलिकत शायद ये नून लीग लेड जो हुकूमत है ये उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि शहबाज साहब को जिस तरीके से उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों पे है, उनको अलहदा करके तो अपने बेटे की पोजीशन मुस्तहकम की जाए। मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में ये है, हम उस वक्त तक जो है किसी पे बिलीव करते हैं जब तक उसके कॉन्ट्रेरी कुछ स्टैब्लिश ना हो जाए। मेरे इल्म के मुताबिक आके बिलावल ने जो है वो कमिटमेंट किया, मेरे इल्म के मुताबिक जो है नून लीग ने कमिटमेंट किया, और उस कमिटमेंट के बावजूद जो है ना वो कमिटमेंट अब तक पूरी नहीं हुई, मगर स्टिल जो है ना आज फिर एक कमिटमेंट की गई है। तो मैं जो है उसको पॉजिटिव में देखना चाहता हूँ, मैं उसको नेगेटिव में नहीं देखना चाहता। अगर एक आध दिन में ये मामला सेटल हो जाता है तो मैं समझूंगा कि चले कहीं पे जो है ना कोई कन्वर्सेशन जो है ना वो दुरुस्त नहीं हुई थी, कहीं पे जो है ना कोई और जो है ना वो ऐसी गलतियां थी जो जिसके बाद उसको दुरुस्त कर लिया गया, जिसकी तलाफी कर दी गई। अगर ऐसा फिर भी हो जाता है तो हम उसको मान लेंगे कि जी ये गलती थी। देखिए सर, 8 दिसंबर की डेडलाइन आपने दी हुई है, 12 दिसंबर की डेडलाइन बानी पीटीआई ने दी हुई है, और फिर वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की बात भी कर रहे हैं, तो हुकूमत के लिए मुश्किल देख रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी तक तो उसमें ग्रैंड अलायंस जो बनाने के लिए अपोजिशन का वो कह रहे हैं, मैंने उसमें कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसमें कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो ना वो बना सके या बना पा रहे हो। जो उनका अलायंस बना हुआ था इस वक्त तो वो उसको भी साथ चलाने में नाकाम रहे हैं। ये साथ चलाना जो है बड़ी पार्टी के जो है ना जिम्मे पड़ जाता है। महमूद खान अचकज़ई जो है उनके साथ कहीं पे नहीं निकले इस पूरे जो है पिछले एपिसोड में। तो जब पिछले एपिसोड में नहीं निकले तो उसका मतलब है कि वो अपने साथियों को साथ चलाने में ना, तो नए साथी उनके क्यों साथी बने जब वो पुराने साथियों को साथ नहीं चला पाए। तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत के लिए तो बाइस फिक्र नहीं है, हुकूमत के लिए कोई फिक्र की परेशानी की बात तो नहीं है ऐसे माहौल में? नहीं, हुकूमत देखिए, हुकूमत अपने जोर पे नहीं खड़ी है, हुकूमत अक़लियत के जोर, और अक़लियत उसके पास है। किसी वक्त अगर पीपल्स पार्टी की बैसाखियाँ उससे निकल जाती हैं या कहीं हल्के खुलना शुरू हो जाते हैं कोई इलेक्शन के हवाले से, तो फिर हुकूमत जो है ना शायद कहीं की भी नहीं रहेगी।
तो पीपल्स पार्टी ने कहीं ये इरादा जाहिर किया है सर कि वो बैसाखियां निकालना चाहती है? इख्लाफात तो है दोनों पार्टियों के अंदर, दोनों एक दूसरे से शायद खुश नहीं है, दोनों का एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। और ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है या मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस होती है? नहीं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है दोनों के। तो लास्टली सर, कोई नया सेटअप बनते हुए देख रहे हैं आप? पहले भी जो है वो शायद किसी और ने बिठाया था इनको इकट्ठे। अब अगर कहीं जो है ना इनको अलग हो गए तो भी शायद जो है ना वो किसी की मंशा पे ही होंगे, वरना तो दोनों ने अपना अपना शेयर वसूला हुआ है इसमें। ठीक, यानी वो जिसको कहते हैं कोई ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर तब्दील हो जाए, कोई रोल्स चेंज हो जाए दोनों जगहों पे, आप ऐसा वो स्वैप होते हुए देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के माबैन? गैर मकबूल हुकूमत तो है, गैर मकबूल ना वो उनको डिफेंड कर पाए जिनकी वजह से हैं, और ना कोई ऐसी कोई जोड़ी तब्दीली मुल्क में ला पाए जिसकी वजह से उनकी जरूरत महसूस की जाए। तो इस सूरत हाल में कुछ भी होना मुमकिन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम को लेकर अदलिया में भी रद्दअमल पाया जाता है और जस्टिस मंसूर अली शाह की खतो किताबत से ये बात और भी गहरी हो जाती है कि इस तरमीम को लेकर अदालत में तशवीश पाई जाती है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का आज जुमे को होने वाला इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिसके बाद इस खत पर मनफी और मस्बत रद्दअमल भी सामने आया था। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में अहम इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मुकर्रर करने की जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक मामलात जुडिशल कमीशन नहीं बल्कि आईनी जजेस की कमेटी देखेगी, जबकि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को अक्सरियत से आईनी बेंच का हिस्सा बना लिया। यानी जुडिशल कमीशन में मौजूद जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक नहीं कर रहे, जबकि सदर हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद जस्टिस मंसूर अली शाह से इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि अदालत आलिया में जजेस की तकर्री को जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनको फ़ौरन जो कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर कह रहे हैं। अब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जुडिशल कमीशन का पास है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी जस्टिस मंसूर अली शाह के लिखे गए ख़त पर अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं और कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि नहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त में खदशे का इजहार फरमाया है। उन्हें खदशा है कि उनके ख़त के मंदरजात पर अमल ना हुआ तो आवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाए। मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। उनकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ और उसके ऐनी गवाह भी हैं साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और वज़ायर नकवी अदलिया का वक़ार पायमाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वक़ार को पायमाल करने वाले हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है? ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद लिखा कि मोहतरम शाह साहब, आप बहुत बड़े मकाम पे फाइज हैं, मेरे लिए आप मोहतरम हैं। मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देती। अब एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन धांधली और बानी मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने वाले, वहाँ हुकूमत और अदलिया में तकसीम बढ़ती हुई या तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेट हमारी जदीद दुनिया के लिए इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। खुसूसी तौर पर तरक्याफ्ता ममालिक में माजी की निस्बत आज का इंटरनेट बहुत बेहतर और तेज़ रफ्तार है। ये इंटरनेट ही की बदौलत है कि हम अपने फ़ोन पर टीवी शोज़ और फिल्में देखते हैं। मिनटों में बड़े पैमाने पर फाइलें डाउनलोड हो जाती हैं। वीडियो कॉल्स के ज़रिए हकीकी वक्त में अपने दोस्त अहबाब से ताउन करने के काबिल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बहुत महदूद है। अब इंटरनेट वेबसाइट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने ऐसे ममालिक की फहरिस्त जारी किया जहाँ मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की रफ्तार सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक 224 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 198वें नंबर पर है, जहाँ मोबाइल इंटरनेट की औसत डाउनलोड स्पीड 19.59 मेगाबिट्स फी सेकेंड है, जबकि ब्रॉडबैंड की औसत डाउनलोड स्पीड 15.52 मेगाबिट्स फी सेकेंड MBS है। यानी साल 2024 में सबसे ज़्यादा रफ्तार ब्रॉडबैंड इंटरनेट के हामिल ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात सर फहरिस्त है, जहाँ औसत स्पीड जो है वो मेगाबिट्स फी सेकेंड है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, जहाँ मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार 297.57 मेगाबिट्स फी सेकेंड है। तीसरे नंबर पर हांगकॉन्ग है, जहाँ पर ये रफ्तार 280 मेगाबिट्स फी सेकेंड है। फहरिस्त में चौथे नंबर पर चिली है 265.62 के साथ। पाँचवें नंबर पर अमरीका 242.27 के साथ।
छठे पर थाईलैंड है 232.15 के साथ, 7वीं पर फ्रांस है 223.72 और 8वें पर डेनमार्क है 219.23 मेगाबिट्स फी सेकंड के साथ। दूसरी जानिब तेज़ तरीन मोबाइल इंटरनेट बात करें तो पहले नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात है जहां औसत रफ्तार 398.51 है। दूसरे नंबर पर कतर है 344.34 और तीसरे नंबर पर कुवैत 239.83 के साथ मौजूद है। और इस जदीद दौर के अंदर हमारे ये स्टैट्स लम्हा फ़िक्रियाँ हैं कि ऐसे जहाँ पर मुकाबला हो रहा है कि इंटरनेट स्पीड कितनी ज़्यादा है, वहाँ हम इंटरनेट एक्सेस को रो रहे हैं, वहाँ हम SI को रो रहे हैं, वहाँ हम VPNs जैसे जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया का क्या बात कर रही है और हमारे यहाँ अभी तक बंदिशों की बात हो रही है, ये एक्सेस की बात हो रही है जो राइट टू पीपल भी है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।